जनता का शोर भले ही थमने लगा हो, लेकिन संसद में हंगामा जारी है और अब विपक्ष प्रधानमंत्री से उनके बयान पर माफी मांगने की जिद पर अड़ा है। दूसरी ओर पीएम मोदी ने सीधा प्रहार किया कि जनता को सुकून है, बेचैन वो हैं जिनके पास काला धन है। सत्ता पक्ष और विपक्ष के वार पलटवार के बीच सरकार ने ब्लैक मनी के खिलाफ एक और कदम उठाया। अगर किसी के पास अघोषित आय है तो जल्दी उसके बुरे दिन आने वाले हैं, क्योंकि इस अघोषित आय पर सरकार वसूलेगी भारी पेनल्टी। सूत्रों के मुताबिक इस अमेंडमेंट को संसद में सोमवार या मंगलवार को पेश कर पास कराने की कोशिश होगी, लेकिन इस सब के बीच सियासी हंगामा जारी है और यही है इस वक्त की बिग स्टोरी, बिग डिबेट। इस मुद्दे पर बात करने के लिए मेरे साथ एक बड़ा पैनल है। मेरे साथ राजीव रंजन है, जेडीयू से थोड़ी देर में होंगे, जूही सिंह है, स्पोक्स पर्सन एसपी की, समाजवादी पार्टी की, आलोक शर्मा कांग्रेस लीडर, सोमनाथ सिंह रॉय टीएमसी सपोर्टर, किशन मल्होत्रा हेड टैक्सेशन ध्रुवा एडवाइजर से टैक्स एक्सपर्ट और सुदेश वर्मा स्पोक्स पर्सन बीजेपी मेरे साथ इस पैनल में है। इन सब से हम बात करेंगे, लेकिन पहले ये रिपोर्ट देखिए। नोटबंदी का असर जितना आम जनता पर हुआ, उससे कहीं ज्यादा इसका असर विपक्ष पर दिखता है। विंटर सेशन जब से शुरू हुआ है, सदन में सिर्फ नोटबंदी पर शोर ही सुनाई दे रहा है, लिहाजा संसद की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ती है। अब विपक्ष ने प्रधानमंत्री के बयान पर नया बखेड़ा कर दिया है, इस मांग के साथ कि प्रधानमंत्री माफी मांगे, क्योंकि उन्होंने विपक्ष को ब्लैक मनी का समर्थन करने वाला करार दे दिया है। सत्ता विपक्ष की तकरार की आपको आगे बताएं, उससे पहले सुनिए पीएम मोदी का बयान। लेकिन कुछ लोगों की आलोचना क्या है? आलोचना ये है कि सरकार ने पूरी तैयारी नहीं की। मैं समझता हूं कि मुद्दा यह नहीं है कि सरकार ने पूरी तैयारी नहीं की। ऐसे लोगों की पीड़ा इस बात की है कि सरकार ने किसी को तैयारी करने का समय नहीं दिया। हर किसी को उसके पैसों का हक है, हर किसी को उसके पैसे उपयोग करने का हक है, कोई रोकता नहीं है। लेकिन जरूरी नहीं कि हर बार नोट हाथ में हो तभी उपयोग हो। आज व्यवस्थाएं बहुत उपलब्ध है। आप अपने मोबाइल फोन से भी अपने सारे रुपये जहां खर्च कर रहे हो कर सकते हो। आपके पाई पर आपका हक है। प्रधानमंत्री का यह बयान सिर्फ बहाना ही लगता है, क्योंकि नोटबंदी विपक्ष के लिए सियासी मुद्दा भुनाने का मौका भर दिखता है। अपोजिशन के प्रतिनिधि विधानसभा में होते हैं, जब वो विपक्ष पर आरोप लगाएंगे तो विपक्ष के एमपी चुप रहेंगे। यदि अपोजिशन को 72 घंटे का समय दे दिया जाता इस फैसले को लेने से पहले, तो शायद ये मेरा विरोध नहीं करते, मेरी तारीफ करते। ये इन्होंने एक तरीके से अपोजिशन के ऊपर हमला बोला। ये क्या है कि हम लोग काले धन का समर्थन कर रहे हैं, क्या हमारे पास काला धन है? सारे विपक्ष पर आरोप लगा दिया कि ये काले धन का समर्थन करने वाले हैं। सारे विपक्ष पर ये आरोप लगा दिया कि इनको मौका मिल जाता तो काला धन निकाल। इससे ज्यादा शर्मनाक कोई बात नहीं है। लेकिन सरकार के पास विपक्ष के लिए पलटवार मौजूद है। उसमें उन्होंने ये कहा कि पूरी तैयारी हमने की थी, लेकिन जिनको हम बता देते वो तैयारी कर लेते, तो ये इसमें अपोजिशन कहां से आ गया? दूसरी ओर नोटबंदी के खिलाफ ममता बनर्जी समेत कई विपक्षी दलों ने 28 नवंबर को देशव्यापी बंद की अपील की है। सत्ता और विपक्ष के वार पलटवार के बीच सरकार ने ब्लैक मनी पर शिकंजा कसने के लिए एक और कदम उठाया है, जिसके मुताबिक अगर आपने नोटबंदी यानी 8 नवंबर के बाद बैंक खातों में अघोषित आय जमा की है, तो सरकार ऐसे लोगों पर शिकंजा कसने के लिए इनकम टैक्स कानून में बदलाव करने जा रही है। सूत्रों के मुताबिक सरकार अघोषित आय पर पेनल्टी लगाने जा रही है। सरकार ने इसके 2 विकल्प भी तैयार कर लिए हैं। पहले विकल्प के तहत अघोषित आय रखने वालों को देना होगा 60% टैक्स और उन पर पेनल्टी भी लगाई जाएगी, जबकि दूसरे विकल्प में 50% टैक्स देना होगा और बाकी की राशि लॉक इन रहेगी। कालाधन पर प्रहार और विपक्ष के वार के बीच सरकार रोजाना नए ऐलान कर रही है, लेकिन विपक्ष सकारात्मक रुख नहीं दिखा रहा। विपक्ष की वजह सियासी दिखती है, लेकिन काले धन पर रोक से तो फायदा देश का है।
नोटबंदी पर घेराबंदी, लेकिन नोटबंदी पर हंगामा भी लगातार जारी है और विपक्ष सरकार की पूरी तरह से घेराबंदी करने को बेकरार सा दिखता है, लेकिन सरकार की तरफ से भी विपक्ष का पूरा जवाब दिया जा रहा है। और आज शुरुआत विपक्ष से ही करते हैं, क्योंकि विपक्ष पर बहुत बड़ा हमला किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। मेरे साथ आलोक शर्मा है कांग्रेस से, और आलोक शर्मा शुरुआत आपसे ही करेंगे। आलोक शर्मा, प्रधानमंत्री ने आपकी हर उस बात का जवाब दिया है जो कहीं ना कहीं आप संसद में या संसद के बाहर सड़क पर एग्जीक्यूशन को लेकर या डीमोनेटाइजेशन के ऊपर सरकार की पॉलिसी को लेकर आप सवाल उठाते रहे और बड़ा हमला किया है प्रधानमंत्री ने। मैं समझता हूं कि प्रधानमंत्री जी अपने गिरेबान में झांक कर देखें कि उनकी पार्टी के तमाम लोगों ने पिछले 1 साल के अंदर कितना प्रॉपर्टी खरीदा है, कहाँ बिहार में किस तरह की इन्वेस्टमेंट्स हुई हैं, कहाँ पर कौन कौन सी इन्वेस्टमेंट्स हुई हैं, किसके अकाउंट से पैसा आया है। प्रधानमंत्री साहब को तो चाहिए था, आज लगभग 16 दिन हो गए हैं, आप एक वाइट पेपर लेकर आते। आज देखिए किस तरह से तमाम आंकड़े सामने आ रहे हैं कि बीजेपी के तमाम जो ऑफिस बेयरर्स हैं, जहां इनका अशोका रोड का ऑफिस है, उस एड्रेस के माध्यम से भी प्रॉपर्टीज खरीदी गई हैं। मैं जानना चाहता हूं मोदी साहब, आप व्हाइट पेपर क्यों नहीं लेकर आ रहे हैं? हम बार बार कह रहे हैं 2015 और 2016 में जो लगभग 6 लाख करोड़ रुपए का जो एक्स्ट्रा धन जमा हुआ है वो कहां से आया है? अरे भाई, जो लोग यहां पर मर रहे हैं सड़कों पर, क्या उनके पास ब्लैक मनी है? उनके पास नहीं है ब्लैक मनी। ब्लैक मनी जिनके पास था, मोदी साहब ऐसा कहा है कि मुद्दा ये नहीं कि एग्जीक्यूशन क्यों नहीं सही से हुआ, वो ये कह रहे हैं कि मुद्दा ये है कि कालाधन छिपाने तक का मौका नहीं दिया और इसलिए बहुत ज्यादा लोग परेशान हैं। देखिए, जो लोग परेशान हैं उनकी परेशानी मोदी जी को समझ नहीं आ रही है। 55-60 लोग मर गए, क्या वो इसलिए मर गए कि उनको मौका नहीं मिला कालाधन छिपाने का? मैं समझता हूं कि जो भी जिनके पास बड़े जो काला धन वाले थे, वो तो मोदी साहब ने स्वयं उनको कहीं ना कहीं भगाने में मदद की है, उनकी सरकार ने। विजय माल्या कैसे चले गए आप बताइए? मोइन कुरैशी के ऊपर पूरा चुनाव लड़ा। मोइन कुरैशी आज कभी जाते हैं दुबई, कभी आते हैं, तमाम चीजें हो रही हैं। मैं समझता हूं कि आज भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से जनता के बीच में एक्सपोज हो चुकी है। मोदी साहब संसद में आकर क्यों नहीं भाषण देते हैं? कहते हैं कि भैया जो भी कुछ हुआ है मैंने इसी आधार पर किया है, और अगर पूरी तैयारी थी तो आज हालत क्या है कि बैंकों में मेरे साथ बीजेपी से सुदेश शर्मा थोड़ी सी देर में जुड़ रहे हैं, बस वो थोड़ी देर में आने वाले हैं। मैं आपके सवालों का जवाब उनसे लूंगा, लेकिन एक छोटा सा सवाल और जवाब दे दीजिए आप। 28 तारीख को आप भी पूरे विपक्ष के साथ घेराबंदी करने जा रहे हैं सरकार की। देखिए, मैं समझता हूं पूरी अर्थव्यवस्था देश की चौपट हो गई है। जिस तरह से आज किसान रो रहा है, शादियां रुक गई हैं, एक छोटा व्यापारी खून के आंसू रो रहा है, जिस तरह से वो पूरे इकोनॉमिक सिस्टम को चिकनगुनिया कर दिया हो कि हर जॉइंट जो है वो करहा रहा है, चीख आ रही है बाहर, इनको समझ नहीं आ रही है। अगर मनी का इकोनॉमिक फ्लो इस तरह से बंद कर दिया और 6 महीने चलिए मैं इकोनॉमी हो गया तो आप इकोनॉमी में क्या दिक्कतें आ रही है? सुदेश वर्मा मेरे साथ जुड़ चुके हैं। इकोनॉमी में क्या दिक्कत आ रही है उस पर मेरे साथ एक एक्सपर्ट हैं, टैक्स एक्सपर्ट हैं। टैक्स को लेकर आज कुछ सरकार की तरफ से खबरें आई हैं, उस पर भी बात करूंगा, और इकोनॉमी के बारे में, डीमोनेटाइजेशन के बारे में बात करूंगा। लेकिन सुदेश वर्मा, विपक्ष का सीधा आरोप, प्रधानमंत्री विपक्ष पर जो हमला कर रहे हैं वो कहीं से भी एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता। और कैसे जिन लोगों को दिक्कतें हो रही हैं सबको कालाधन वाला बता दिया आपने। एक बात बताइए गौरव जी, कि हम बोले कि हम चोर के ऊपर तीर चला रहे हैं और चोरों को छोड़ेंगे नहीं, तो कांग्रेस क्यों जंप कर जा रही है उस तीर के सामने? किसने बोला कांग्रेस को? यह बोला गया कि जो लोग मोनेटाइजेशन को अपोज कर रहे हैं, नोटबंदी को, तो कांग्रेस तो अपोज कर नहीं रही है। अपोज तो ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं। तो कांग्रेस क्यों अपने आप को तीर के सामने ला रही है? अगर ये चोर नहीं है तो ये खुद अपने आप को दोषी मान रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कब बोला इनको? देखिए, सीधे सी लड़ाई सीधी है। ये जितने भी चेहरे आपको दिख रहे हैं पोजीशन में, आप बता दीजिए कौन ईमानदार चेहरा है? कोई शारदा में फंसा है, कोई नाडा में फंसा है, कोई कहीं फंसा हुआ है, मायावती हो चाहे कोई भी हो, इनका चेहरा आपको नहीं दिखता? हंसने से नहीं होगा, जनता देख रही है और जनता ही डिसाइड करेगी। ये जनता के हक में लिया हुआ फैसला है और हम बहुत कन्विंस्ड हैं आपकी इन हंसी को जनता बहुत जल्दी रोने में तब्दीली करने वाली है। 44 सीट में आप आगे रह गए हैं। इन्हीं कारणों से हम दुनिया की सबसे जनता के बीच जा रहे हैं। सुदेश वर्मा उसी जनता के बीच 28 तारीख को जा रहे हैं और भारत बंद का ऐलान किया है, देशव्यापी बंद का ऐलान किया विपक्षी पार्टियों ने। आपको लगता है कि आप पे बहुत बड़ा डेंट हो जाएगा इससे? ये गौरव जी देखिए, ये सब गिदड़ भपकी है। ये एक आक्रोश दिखा रहे हैं क्योंकि ये खुद हर्ट हैं।
जनता का आक्रोश इनके खिलाफ है कि जो इन्होंने सिस्टमेटिक तरीके से देश को लूटा है। 12 लाख करोड़ रुपया का लूट कांग्रेस ने किया है। भूलिए मत 2G घोटाले को 1,76,000 करोड़, भूलिए मत घोटाले को 1,86,000 करोड़। ये हमारे आंकड़े नहीं है, ये आंकड़े कैग के आंकड़े हैं। ये कॉमनवेल्थ घोटाला मत भूलिए, घोटालों की सरकार थी। मनमोहन सिंह आज आके बहुत ईमानदारी, लेकिन आपके बताते हैं एक बात तो है सुदेश वर्मा, डीमोनेटाइजेशन के बाद आपके लिए सबसे बड़ी दिक्कत यह हो गई है कि संसद से लेकर सड़क तक पूरा विपक्ष एकजुट हो गया है और हर पार्टी, चाहे वो डीमोनेटाइजेशन हो और चाहे डीमोनेटाइजेशन का एग्जीक्यूशन हो, आप पर लगातार वार कर रहा है। और आपके लिए ये मुश्किल है कि नहीं है? गौरव जी, ये गजब की विडंबना है। देश पहली बार ऐसा हो रहा है, पहली बार ऐसा हो रहा है कि जो आम आदमी के पक्ष में लिया गया फैसला है उस पर विपक्ष कुछ और बोल रही है और आम आदमी कुछ और बोल रहा है। आलोक शर्मा जवाब दीजिए, विपक्ष कुछ और बोल रहा है, आम आदमी कुछ और बोल रहा है। फिर आता हूं आप दोनों के पास, शोभना सिंह और जूली। गौरव जी, ये समुद्र मंथन है। जवाब देंगे सुदेश वर्मा, जवाब दीजिए। पॉइजन भी निकलेंगे और इससे अमृत भी निकलेंगे। अरे भाई सुन भी समुद्र मंथन है ये। 100 दिन में आप लोग काला धन लाने वाले थे, उसका क्या हुआ वो नहीं बताया आपने देश को आज तक। अरे भाई सुनिए, नहीं हम तो अनपढ़ लोग हैं, हम बेसमझ लोग हैं। वो भी लाएंगे, वो आप लेके भाग गए कहीं। मुझे केवल ये बता दीजिए पिछले 15 दिन में, अरे भाई सुन लीजिए ना, सुदेश जी, यार आप लोगों को इतनी तमीज नहीं है क्या? दूसरे का उत्तर भी सुन लें, इतनी बौखलाहट क्यों है आप लोगों को? तो जवाब तो देना पड़ेगा ना। नहीं सुदेश जी, ठीक है, आप बोल लीजिए, आप और गौरव जी दोनों बात कर लीजिए, हम शांत बैठ जाता है पूरा विपक्ष। सुदेश जी, जवाब देने का मौका मिलेगा, एक एक करके आराम से बात करते हैं। क्यों ब्लड प्रेशर बढ़ा रहे हैं और क्यों आप हाइपर हो रहे हैं? आराम से बात करेंगे, सबको मौका मिलेगा। आलोक शर्मा से जवाब ले लेते हैं, फिर 2 और पैनलिस्ट हैं उनसे जवाब ले लेते हैं, फिर मैं आऊंगा आपके पास। बोलिए आलोक शर्मा। नहीं, वो कह रहे हैं 12 लाख करोड़ का घोटाला हो गया। भाई 12 लोगों को तो जेल में भेज देते। कॉमनवेल्थ गेम्स में अगर कोई 5 आदमी अंदर गए तो 5 में से 4 लोग कॉर्पोरेशन के थे जो बीजेपी काबिज है। मतलब पकड़े नहीं गए तो पक्के चोर हो गए। कितने लोगों को जेल में भेजा? आप कह रहे, अरे भाई सुन लीजिए ना बीजेपी के प्रवक्ता महोदय, मुझे बताइए कि तमाम जो आपके घोटाले अभी पिछले 1 साल के हैं, जो जमीनें खरीदी गई हैं बीजेपी के नाम पर, यह पैसा कहां से आया है? मेरे पास तमाम लैंड डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं। इसमें देखिए एड्रेस क्या आ रहा है। ये 6 सितंबर 2016 की लैंड डील है। अरे भाई, नेशनल प्रेसिडेंट भारतीय जनता पार्टी थ्रू संजीव चौरसिया, जनरल सेक्रेटरी बिहार, फादर्स नेम गंगा प्रसाद, एड्रेस 11 अशोका रोड। अरे भाई आप लोगों ने, आप हंस रहे हैं, आपको शर्म नहीं आ रही है? तमाम काला धन आप लोगों ने, काले धन का धंधा किया और उसके बाद आप टीवी चैनल पे बैठ के पूरे समझ में नहीं आता है का पाठ पढ़ा रहे हैं। आदमी हंस ही सकता है। आप मुझे केवल ये बताइए, तमाम जो डॉक्यूमेंट्स आ रहे हैं जिसमें करोड़ों रुपए की 1 साल में डील है, भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों ने खरीदे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के नाम से ये पैसा कहां से आया है? पिछले 1 साल में 1000 करोड़ में से 700 करोड़ रुपया जो 20,000 से कम आया है, वो पैसा कहां से आया है? अरे भाई सबसे ज्यादा नहीं तो आलोक शर्मा एक बात बताइए, 1 मिनट आलोक शर्मा जी, तो ये हुआ। आलोक शर्मा जी आप ये कह रहे हैं, आलोक शर्मा जी से जांच कराने से क्यों? आलोक शर्मा जी आप ये कह रहे हैं कि केवल बीजेपी ही एक ऐसी पार्टी है जिसके नेताओं पर काले धन या भ्रष्टाचार का आरोप लगा है? कोई और पार्टी नहीं देश में जिसके नेताओं पर काले धन या भ्रष्टाचार का आरोप है। मैं नहीं कह रहा कि बीजेपी नेताओं पर नहीं होगा, लेकिन आप उस चीज को डीमोनेटाइजेशन से कैसे जोड़ सकते हैं? पूरा विपक्ष जो है वो पूरी तरह से, पूरा देश जो है वो पूरी तरह से भ्रष्ट है और बीजेपी बहुत ईमानदार नहीं, बिल्कुल नहीं। ये कौन कह रहा है? ये कौन कह रहा है? इतना बड़ा बीजेपी की लाइन हो सकती है। ये चेहरे भ्रष्ट हैं। तमाम लोग कह रहे हैं, मोदी जी ने कहा है कि जिन लोगों को आपत्ति, अरे भाई आपत्ति किस बात पर है? क्या आपने आनंद फानन में फैसला लिया? ठीक है, तो उनका सर्टिफिकेट जनता का सर्टिफिकेट तो नहीं है ना, जनता सर्टिफिकेट देगी और वो आखिरी सर्टिफिकेट होगा। वो आपको भी मानना पड़ेगा, इनको भी मानना पड़ेगा, आलोक जी सबको मानना पड़ेगा। सोमनाथ सिंह राय, मैं आपके पास आऊंगा। सोमनाथ सिंह राय, जनता का सर्टिफिकेट आखिरी सर्टिफिकेट होता है। मैं आ रहा हूं सुदेश शर्मा जी, आ रहा हूं, आपको मौका दूंगा, आ रहा हूं। जनता का आखिरी सर्टिफिकेट होता है, ये आप भी मानते हैं, और जिसको वो जो सर्टिफिकेट दे दे उसके बाद वहां पर कोई अदालत और होती नहीं है। लेकिन सवाल यह है कि 28 तारीख को जब आप जनता के दरबार में जाएंगे तो क्या उम्मीद है आपको कि वाकई जनता साथ देगी? क्योंकि तमाम जगहों पर जनता मोदी जी के या इस सरकार के फैसले के साथ दिखती है, यह कहते हुए कि दिक्कत है लेकिन फिर भी अच्छा है। गौरव, मैं तो पहले एक बात बताना चाहता हूं। मैं लगभग 500 डिबेट में पार्टिसिपेट किया टेलीविजन चैनल में। मुबारक हो सर, मुबारक हो। नहीं लास्ट दिन
मैंने 1 घंटा बैठा था यहाँ पर, 1 मिनट बोलने के लिए मौका मिला। कल का बात कर रहा हूँ गौरव, प्लीज हमको अलाउ करना कुछ बोलने के लिए, क्यों मैं यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहा हूँ ना, तो सब सर बिल्कुल आपको मौका मिलेगा, आप बोलिए। 1 मिनट 1.5 मिनट के लिए प्रॉब्लम हो रहा है, कल 1.5 मिनट बोला है। मैं पहले एक तस्वीर दिखाना चाहता हूँ मिस्टर वर्मा को। ये तस्वीर आज टाइम्स ऑफ इंडिया का बंगाली एडिशन एक समय में इसको तस्वीर ये छपा गया है। इसमें दिखाई दे रहा है, जो तस्वीर दिखाई दे रहा है, इसमें जो चाची है उनको वो गाय और बैल मिलने के लिए उसका पास पैसा नहीं है, बैंक से पैसा नहीं उठाया। वो गाय और बैल जो काम करते हैं वही काम वो लोग करना पड़ रहा है, उसका पास पैसा नहीं है। वो लोग बैल जो है उसको भाड़ा करने के लिए, ट्रैक्टर भाड़ा करने के लिए पैसा नहीं है, महाजन पैसा देते हैं, वो पैसा नहीं है, इसलिए ये लोग ये काम कर रहे हैं जो गाय का करना चाहिए। आदमी को जानवर बना दिया है बीजेपी सरकार ने, और क्या चाहिए इन लोगों को? मैं सिर्फ एक तस्वीर दिखाया आप लोगों को। मैं मिस्टर वर्मा को एक चीज बोलना चाहता हूं। नहीं तो सोमनाथ सिंह रॉय ये भी बताइएगा कि ये केवल डीमोनेटाइजेशन की वजह से है क्या? देश में इससे पहले ऐसी तस्वीरें नहीं आई हैं? नहीं, क्या देश में इससे पहले ऐसी तस्वीरें नहीं आई हैं? वेस्ट बंगाल में क्या कभी वेस्ट बंगाल में सारे किसान इतने अमीर हैं कि सबके पास अपने जानवर हैं? यही प्रॉब्लम है गौरव, यही प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम नहीं है, सवाल है, प्रॉब्लम नहीं है, सवाल है, जवाब दीजिए। आपको मौका दे रहा हूं मैं, नहीं आपको मौका दे रहा हूं, आप जवाब दीजिए। डीमोनेटाइजेशन की वजह से ही हुआ ऐसा। जवाब तो सुनिए गौरव, जवाब सुनिए प्लीज। ये कब क्या हुआ हमको पता नहीं है, लेकिन आज का ये तस्वीर है, ये पैसा नहीं है चाची का पास, ये लोग खुद बैल और गाय का काम कर रहा है, ये जानवर बना दिया है बीजेपी वाले ने। सर बिल्कुल शर्मनाक है, आपने जो फोटो दिखाई बहुत अफसोसनाक है वो, कहीं से भी उसको जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। बिल्कुल इनह्यूमन है, बिल्कुल इनह्यूमन है और बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए और वेस्ट बंगाल नहीं देश के किसी कोने में नहीं होना चाहिए। लेकिन सुदेश वर्मा लेकिन सोमनाथ सिंह रॉय, वेस्ट बंगाल को क्लीन चिट आप दे रहे हैं क्या कि सरकार, केंद्र सरकार की वजह से ही ऐसा हुआ? वेस्ट बंगाल उन राज्यों में है जहां पर सबसे ज्यादा जनधन अकाउंट्स में पैसा आया है, जो कहा जा रहा है कि ब्लैक मनी है, तो उस पर भी आप बोलिए कुछ। जमा कैसे हो रहा है गौरव? अभी एक बात बताइए, आप लोग तो ये बात को, मोदी जी ने तो ये बात कहा था ब्लैक मनी जमा नहीं होगा, तो जमा कैसे हो रहा है? ये तो आयकर जो आपका इनकम टैक्स और मोदी सरकार को देखना चाहिए ना। चलिए मैं जूही सिंह के पास जाऊंगा। जूही सिंह ओके सोमनाथ सिंह आ रही है हमारे साथ, जूही सिंह क्या समाजवादी पार्टी भी इस भारत बंद में शामिल होने जा रही है, और क्या समाजवादी पार्टी भी सरकार के इस डीमोनेटाइजेशन के खिलाफ जनता के बीच जा रही है? समाजवादी पार्टी डीमोनेटाइजेशन का पूरी तरह विरोध कर रही है और प्रधानमंत्री कीजिएगा डीमोनेटाइजेशन या डीमोनेटाइजेशन का एग्जीक्यूशन, यानी नोट बंद करना या नोट बंद करने को लेकर लोगों को जो दिक्कत हुई है उसका किसका विरोध है? दोनों मैं बता रही हूँ, दोनों मैं, ये कोई ऐतिहासिक फैसला नहीं है। 86% लोग कैश इकोनॉमी में भारत में रहते हैं और 86% लोगों की आय आपने बंद कर दी है। आपने असंगठित मजदूर के बारे में नहीं सोचा। 5 लाख नौकरियां आज चली गई हैं। दोबारा आप इनकम टैक्स में थोड़ा सा अपना डेटा सही कर लीजिए। मुझे ऑलरेडी पेनल्टी थी। मुझे एक चीज आपको करेक्ट करनी है मैम, आप बोलिए मैम, आप बोलिए, आपको मौका दूंगा। 86% करेंसी जो चलन में थी उसको बंद किया गया है। 86% कैश इकोनॉमी नहीं है। देश की जीडीपी का 12% लेन देन कैश में होता है। हाँ, 86% करेंसी थी जिसको बंद किया गया। आप इंटरप्रिटेशन कर लीजिए। आई स्टैंड करेक्टेड गौरव जी, आई स्टैंड करेक्टेड, बट आपने हमारे खाते भी बंद कर दिए। आप कह रहे हैं आपको बैंक, बेसिकली आपको अपने बैंक्स रिवाइव करने थे, तो आपने हमारे खातों पर जो लेजिटिमेट थे, जो इनकम टैक्स द्वारा एग्जामिन्ड थे, उस पर कैप लगा दी। अब आप कहते हैं आप ऐतिहासिक संशोधन कर रहे हैं क्या? पहले अघोषित आय जो है उस पर पेनाल्टी नहीं थी, उस पर लोगों को इनकम टैक्स से ज्यादा कर नहीं देना पड़ता था। इंप्लीमेंटेशन में तो बहुत गैप्स हैं। आपने आज कह दिया, पहले बहुत अच्छी बात है जूही सिंह जी, बहुत अच्छी बात है आप सरकार के इंप्लीमेंटेशन पर सवाल उठा रही हैं। जूही सिंह एक और बात बताइए, 16 तारीख से शीतकालीन सत्र शुरू हुआ है इस बार का। नहीं सुनिए, 16 तारीख से शीतकालीन सत्र हुआ है और पहले दिन से लेकर आज तक
सत्र में कोई काम नहीं हो पाया, ना राज्यसभा में और ना ही लोकसभा में। राज्यसभा में कल बहस थोड़ी बहुत शुरू भी हुई थी, लेकिन वो भी विपक्ष के हंगामे के बाद सदन स्थगित कर दिया गया। क्या जो बातें हम सड़क पे करते हैं, जो बातें हम संसद से बाहर करते हैं, वो संसद में नहीं होनी चाहिए? जब प्रधानमंत्री खुद एक निर्णय ले सकते हैं और कहते हैं कि मुझे विपक्ष की कोई आवश्यकता नहीं है, विपक्ष कहता है कि प्रधानमंत्री आकर राज्यसभा में बोल दे, वो सुनकर चले जाते हैं, ये उनकी मर्यादा है। संसद में वो बोलना नहीं चाहते, निर्णय वो खुद लेते हैं। उनको निर्णय का ये एक्सप्लेनेशन होता है कि बाकी पार्टीज, चलिए पार्टीज पे वर्मा जी कहेंगे कि हमने तो आपका नाम लिया नहीं, बाकी लोग सब लोग भ्रष्ट हैं, अगर मैं समय देता तो वो अपनी संपत्ति को परिवर्तित कर लेते। आपके रिजर्व बैंक के गवर्नर कहां थे? उनका कौन सा स्टेटमेंट आज तक आया? वो है कहां? वो तो हमारी इकोनॉमी के पूरे इंचार्ज है। दूसरी बात, काला धन कहां है? एफडीआई में है, आपके डॉलर्स में है, आपके रियल एस्टेट में है, आपके हीरे सोने के व्यापारियों में है। जनता कौन सी खड़ी है? चलिए, आप बढ़िया सवाल उठा रही है। चलिए ठीक है, बहुत अच्छी बात है। मेरे साथ एक टैक्स आपने जो बात बोला था वो तो मोदी जी का भी इंप्लीमेंट हो सकता है ना। जो बाहर बोल रहे हैं वो क्यों संसद में आके नहीं बोल रहा है? चलिए ठीक है, इसका जवाब सुदेश वर्मा देंगे, इसका जवाब सुदेश वर्मा देंगे। लेकिन मैं पहले एक एक्सपर्ट व्यू लेता हूं यहाँ पर। एक मिनट में एक एक्सपर्ट व्यू लेता हूं। मेरे साथ ध्रुव एडवाइजर्स के पार्टनर किशन मल्होत्रा साहब हैं। और किशन मल्होत्रा साहब, सीधा सवाल है, आप टैक्स के भी एक्सपर्ट हैं, टैक्स पे भी मैं एक सवाल लूंगा जो आज सरकार की तरफ से सोर्सेज की तरफ के हवाले से जो खबर आ रही है। लेकिन उससे पहले डीमोनेटाइजेशन पर जो तमाम विपक्ष कह रहा है कि एग्जीक्यूशन सही नहीं था, डीमोनेटाइजेशन के खिलाफ है, कुछ लोग एग्जीक्यूशन के खिलाफ है, एक एक्सपर्ट व्यू इस पर और न्यूट्रल व्यू। देखिए, एज फार एज डीमोनेटाइजेशन इज कंसर्न्ड, ये कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है। इंडिया के अंदर 1946 में पहले आया था, जहाँ 5,000 और जो 10,000 के नोट किए गए थे बैन। फिर 1978 में आया था और वो एक लेजिस्लेशन के थ्रू आया था। उसके अगेंस्ट अपील हुई थी और 5 बैंक के जो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट आई है उसमें कहा था कि इस तरह का एक्शन गवर्नमेंट ले सकती है। तो ये कोई नया ऐसा नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, यूरोपियन यूनियन भी आज की डेट में देयर इज अ न्यूज़ दैट दे आर आल्सो थिंकिंग, इट्स नॉट अ न्यू कॉन्सेप्ट, ग्लोबली भी एक्सेप्टेबल है। तो न्यूज़ है कि यूरोपियन यूनियन भी 500 का यूरो का नोट जो है बंद करना चाहती है। तो अगर आप ये देखा जाए कि क्या कोई लीगली कुछ गलत है, ऐसा नहीं है। और ये कोई इंडिया के लिए भी पिछले 70 साल के अंदर कोई नया ये कॉन्सेप्ट नहीं है, 2 बार ये पहले हो चुका है। तो एक तो ये था इशू, जहाँ तक अगर आप लीगल बात करें। और वो अलग बात है कि 46 में या 76 में तो ओवरऑल जो अमाउंट हुआ था वो सिर्फ 145 करोड़ था या 154 करोड़ था और बड़ा छोटा अमाउंट था क्योंकि इकोनॉमी छोटी थी। अब इकोनॉमी और पब्लिक दोनों बहुत ज़्यादा एक्सपैंड हो चुके हैं। बैंकिंग सिस्टम आज हमारे बड़े स्ट्रांग हैं, पूरे इंडिया में बैंकिंग सिस्टम स्प्रेड हो चुके हैं। तो उस केस में यस, एग्जीक्यूशन में ज़रूर थोड़ा सा लोगों को दिक्कत हो रही है और शायद वो प्लान नहीं हुआ या प्लान होने के बाद भी उसमें टाइम लगेगा क्योंकि स्केल बहुत बड़ा है। ठीक है, तो ये जहां तक ये लीगलिटी में कोई नया ऐसा नहीं है कि पहले कभी नहीं हुआ, 2 बार इंडिया में ही हो चुका है इसमें। ठीक है, सुदेश वर्मा, अब आपके पास आऊंगा। सुदेश वर्मा, सवाल मेरा सीधा है और दूसरा सवाल है अब पॉलिटिक्स से थोड़ा सा अलग। सोर्सेज ये कह रहे हैं कि सरकार, जो लोग अनडिस्क्लोज्ड इनकम है, जिन्होंने इस डीमोनेटाइजेशन के बावजूद सरकार को पैसा अभी नहीं बताया या बैंकों में पैसा जमा नहीं किया है, उसमें 2 विकल्प सरकार लाने वाली है। एक, जो डिस्क्लोज करेंगे उनको 50% टैक्स प्लस 4 साल का लॉक इन। दूसरा, अगर वो नहीं बताते हैं और सरकार पकड़ती है तो 60% टैक्स प्लस पेनल्टी। सुदेश वर्मा, कई जानकार इन दोनों विकल्पों पर सवाल उठा रहे हैं कि जब आपने कहा था कि कड़े से कड़ी कार्रवाई होगी टैक्स चोरों पर, जब आपने कहा था कि किसी भी टैक्स चोर को बख्शा नहीं जाएगा, तो ये एमनेस्टी स्कीम क्यों आ रही है? क्या आप माने कि एक और डिस्क्लोजर स्कीम आइडियाज की तरह ला रहे हैं आप? देखिए गौरव जी, शायद मेरे साथ आप जाति कर रहे हैं क्योंकि अभी तो कुछ स्टेप अनाउंस नहीं हुआ है, उस पर मैं कैसे रिएक्ट करूं। लेकिन इतना मैं जरूर कर सकता हूं कि सरकार जो है बहुत संवेदनशील है लोगों के प्रॉब्लम्स के प्रति। सरकार कहीं से प्रॉब्लम्स नहीं चाहती है। सरकार चाहती है जिस ब्लैक इकोनॉमी को वाइट में लाया जाए, कैसे बैंकिंग सिस्टम में लाया जाए, कैसे जो लोग करप्शन के थ्रू या टेररिज्म या नक्सलिज्म, देखिए बहुत बड़ा जो एस्पेक्ट डिस्कशन में जो नहीं हम लोग कर पाते हैं वो ये है कि देखिए टेररिज्म पर अगर रोक लगाना है
तो काउंटरफिट करेंसी को रोकना होगा। ये लोग जो बात कर रहे हैं, मृत्यु की बात कर रहे हैं, ठीक है, लाइन में कुछ लोग लगे होंगे, वो उनकी मौत हुई होगी, उसके लिए संवेदना है हमारे पास, हम बहुत चिंतित हैं। लेकिन जो टेररिज्म से मारे जाते हैं, क्या उसको हम एक मिनट जूही जी एक मिनट, तो टेररिज्म से मारे जाते हैं, नक्सलिज्म से मारे जाते हैं, मॉल न्यूट्रिशन में मारे जाते हैं, इन सब का अगर सरकार पर आप दोष देने लगेंगे तो फिर तो बहुत मुश्किल होगा फैसला करना ही। आप ये मान के चलिए, मैं हमेशा बोलता हूं गौरव जी, क्यों बोलता हूं कि ये समुद्र मंथन है, क्योंकि लोग खड़े हैं और लोगों को पता है सरकार क्या कर रही है। लोग अपोज भी कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि ठीक है, ठीक से इंप्लीमेंट नहीं हो रहा है, हमारे पास कोई मॉडल नहीं था। इट इज इजियर टू बी वाइजर आफ्टर द इवेंट। हम भी वाइज हो रहे हैं और डायनामिक सिचुएशन में रिएक्ट कर रहे हैं, लेकिन लोग उस वक्त का इंतजार कर रहे हैं कि इस स्टेप से जो देश को फायदा होगा। इसलिए कांग्रेस जितनी भी कोशिश कर रही है आक्रोश रैली निकालने की या हमको बदनाम करने की, ये कुछ भी हमारे पर टिकने वाला नहीं है, क्योंकि हम तो बिल्कुल सिंप्लिसिटी के साथ चल रहे हैं, सीखने के लिए तैयार है। कांग्रेस सिखाना नहीं चाहती, ये पार्लियामेंट में डिसरप्शन करना चाहती है। ये बताए ना हमें कि अगर इंप्लीमेंटेशन में हम गलत कर रहे हैं, पहले हमारी बात को सुन ले, फिर बोले कि ऐसे आप करते। अगर वो ब्लैक मनी को रोकने में कामयाब होगा तो सरकार तो बहुत विलिंग रहती है। आपने देखा, हमने बहुत से फैसले को डायनेमिक सिचुएशन में बदला जिससे कि लोगों को फायदा हो। तो इस तरह का एक सवाल है सुदेश वर्मा जी, और वो विपक्ष का सवाल हर पार्टी का है। प्रधानमंत्री संसद से बाहर बोल सकते हैं, तो संसद में आके क्यों नहीं जवाब देते विपक्ष को? देखिए गौरव जी, ये ना मुझे लगता है कि सरासर अन्याय है प्रधानमंत्री जी के। ये ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो सबसे ज्यादा संसद में रहे हैं, सबसे ज्यादा संसद में बोले हैं। आप ये बताइए, अपोजिशन का क्या डिमांड था? प्रधानमंत्री आए, प्रधानमंत्री डिबेट में थे, और अरुण जेटली जी ने जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने जब डिस्कशन शुरू किया, उन्होंने बताया कि वो इंटरवीन करेंगे, डिस्कशन में पार्टिसिपेट भी करेंगे। अच्छा, उसके बाद क्या कारण थे कि अपोजिशन डिस्कशन नहीं करना चाहता? जवाब दीजिए आलोक शर्मा। वो डिस्ट्रप्शन करना चाहता है, क्योंकि हम अगर अपनी बात बताएंगे जनता को, पार्लियामेंट का सेशन ऑन है, तो हम जनता को सीधा सवाल, आप जवाब सुनना नहीं चाहते नहीं है कि हम बताएं। आलोक शर्मा, मैं उत्तर देना चाहूँगा। देखिए, 2013 की घटना मनमोहन सिंह साहब के लिए, कि मनमोहन सिंह साहब चुपचाप बैठे रहते हैं, वो जवाब क्यों नहीं देते हैं? 4 दिन तक, 4.5 दिन तक संसद को ठप रखा इन्होंने। आज ये सवाल पूछ रहे हैं। मोदी जी आते हैं और संसद से बिना बोले वापस चले जाते हैं, पंजाब में जाकर बोलते हैं, और जो बोलते भी हैं उसमें तमाम तरह की ऐसी बातें बोलते हैं जिससे कहीं ना कहीं पूरा देश एक तरह से भ्रष्टाचारी हो जाता है। मैं जानना चाहता हूं, आप लोगों ने जो जो उद्देश्य लिए थे, क्या उनमें से एक भी पूरा हुआ? आप कह रहे हैं साहब गरीब के लिए है, गरीब के लिए कैसे है? महंगाई पिछले 10 दिन में, 12 दिन में जितनी बढ़ी है, इतनी 12 महीने में नहीं बढ़ी है। जो गेहूं का आटा 20-22 रुपए किलो था, वो 30 रुपए किलो पहुंच गया है। दूसरा, भ्रष्टाचार की बात करते हैं आप, 2.5 साल में 2.5 लोगों को तो जेल में डाल देते आप लोग। आप लोग किस तरह की भ्रष्टाचार की लड़ाई लड़ रहे हैं? जो 628 नाम एसआईटी के समय के हमने दिए थे, वही आज तक है। स्विस बैंक पर क्या किया आपने? आप बताइए ना। केवल आप कह रहे हैं हम सीखना चाहते हैं। अरे भाई, क्या आपने औपचारिक अनौपचारिक तौर पर विपक्ष से या किसी भी दल से कोई भी एक इन्विटेशन भेजा? सुदेश शर्मा, जवाब दीजिए। आपने तो महंगाई बढ़ा दी, केवल हर चीज को राजनीतिक, चावल सब महंगा कर दिया। जवाब देंगे सर। अन्याय जवाब तो है कि ये अन्याय, जवाब तो है, सुनना तो चाहिए। लगभग 15 दिन के आप एक बात बताइए। सुनिए ना सुदेश जी, आप एक बात बताइए। 15 दिन के अंदर लगभग 1 करोड़ लोग मुझे जवाब पलायन कर चुके हैं अपने काम के गौरव जी ने बोला जवाब दीजिए। अरे भाई, जो लोग बेरोजगार हो जाएंगे उनको क्या मोदी साहब नौकरी देंगे? इनको कौन नौकरी देगा? जवाब दे रहे थे। बेरोजगारी हो गई, मनी का फ्लो रुक गया, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, सरेआम हो रहा है, आपके टीवी चैनल के स्क्रीन पर चल रहा है कि जो कमीशन लेने वाले लोग हैं, उसके काले धन को सफेद करने वालों पर नजर रखी जा रही है। इसका मतलब पूरी तरह से कमीशन काम कर रहे हैं कि वहां पर बैंक के मैनेजर, पुलिस वाले बैंक में सरेआम करा रहे हैं। लेकिन हम पूछना चाहते हैं, अगर ये जिस तरह से बार-बार ये बोलते नहीं थी, सुन लीजिए, आप बताइए बीजेपी के नेताओं में गड्डियां कैसे आ गई? बॉम्बे में 27 लाख रुपए नए नोट पकड़े गए एक आदमी के पास। सुन लीजिए आलोक जी, सुन लीजिए। आपको जवाब देने होंगे। इस देश की जनता को आपने पूरी तरह से गुमराह करके एक ऐसे भंवर में छोड़ दिया है जहां से निकलना देश के लिए नहीं। आलोक जी सुन लीजिए, आलोक जी जवाब ले लेते हैं। सुदेश वर्मा जल्दी, फिर सोमा सिंह आ रहा हूं आपके पास।
अगर आपको लगता है कि मोदी जी जवाब देने से डरते हैं तो शायद आपने मोदी जी को बिल्कुल समझा नहीं है। आप जितने भी इश्यूज उठा रहे इतने तार खोल देंगे कि उन सारे मुद्दों को उत्तर देते देते आपका शो खत्म हो जाएगा। जो कोर इशू है उस पर मैं आता हूं। जिस तरह होता है चोर पुलिस को बोलता है पकड़ के दिखाओ, पकड़ के दिखाओ, हम तो पकड़ के दिखाओ तभी मानेंगे। अरे सुनिए, ऐसी हालत होती है कि चर्चा डेंगू पे होती है, आप लोग गांधी फैमिली पे पहुंच जाते हैं। मोदी साहब प्रधानमंत्री की अपनी मर्यादा को छोड़कर पार्लियामेंट में खड़े होकर तंज कसने लगते हैं। अरे एक्शन क्या लिया वो बताइए ना, स्विस बैंक से क्या हो गया भाई? अरे सुन तो लीजिए। अरे भाई आप बताइए ना, वो लाला रामदेव जी कहाँ हैं? वो क्यों नहीं धरना देते हैं? अरे सुनिए, बताइए ना, जन लोकपाल कहाँ है? सुप्रीम कोर्ट ने बोला, सुप्रीम कोर्ट पूछ रहा है, हमने सुप्रीम कोर्ट ने बोला ठंडा हो गया क्योंकि आप लोग किसी चीज का जवाब तो लीजिए यार। जन लोकपाल क्यों नहीं बन रहा? यही पार्लियामेंट में करते हैं आप। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा है कि पार्लियामेंट में वही करिए, जो है वो मरा हुआ कानून ना हो जाए। इसका मतलब हम भी आपको डिसरप्ट करें, नहीं बोलने दे, यही बोलना चाह रहे हैं ना गौरव जी। सुप्रीम कोर्ट ने 2011 में बोला था। जीएसटी जीएसटी बहुत खराब थी, 3 साल तक आपकी सरकार आ गई तो जीएसटी बहुत अच्छी हो गई। जीएसटी के बगैर देश नहीं चल सकता। 3 साल तक कोई सवाल पूछ लिया जाए तो वो देशद्रोह हो जाता है। आते आते पहला कदम अरे भाई पठानकोट के अटैक के बाद अगर वहां से आईएसआई के लोग आकर यहाँ पर इंक्वायरी करें तो वो मास्टर स्ट्रोक हो जाता है। आलोक शर्मा जल्दी से 20 सेकंड में बात पूरी कीजिए। सुदेश वर्मा 20 सेकंड में बात पूरी कीजिए जल्दी। मैं तो बोल रहा हूँ कांग्रेस को सिर्फ छिपाना है। कांग्रेस कुछ कर नहीं सकती क्योंकि पूरे स्कैम में बैठने के बाद जनता ने इनको हम कह रहे हैं जनता की बात कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे सर। छोड़िए एक मिनट जनता की बात करते हैं। सोमनाथ सिंह आपने बड़ा अच्छा एक सोमनाथ सिंह के पास जा रहा हूं। इस बीच राजीव रंजन जेडीयू से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजीव रंजन के पास, अरे लूटने वालों को राजीव रंजन आ रहा हूं आपके पास। सोमनाथ सिंह सीधा सवाल आपसे। आपने एक बड़ा अच्छा तस्वीर दिखाया कि आपके न्यूज़पेपर में तस्वीर छपी और किस तरह से वहां पर डिमोनेटाइजेशन की वजह से लोगों को दिक्कत हुई। सोमनाथ सिंह, आप भी इतने इंटेलेक्चुअल हैं जिससे आप जानते हैं कि करप्शन की वजह से कितने किसानों को खाद बीज कोऑपरेटिव दुकानों से या दूसरी जगहों से सरकारी एजेंसियों से नहीं मिल पाते। आप जानते हैं कि करप्शन की वजह से या ब्लैक मनी की वजह से कितने गरीबों को उनका हक नहीं मिल पाता। तो सोमनाथ सिंह, क्या आप इस बात को नहीं मानते कि करप्शन की सबसे बड़ी जड़ ब्लैक मनी है और उस पर सबसे ज्यादा जरूरी था प्रहार करना? छोड़ दीजिएगा, एग्जीक्यूशन में मत जाइएगा, अभी इस पर जवाब दीजिएगा प्लीज। मैं आपका ब्लैक मनी रुकना किसका काम है? हमारा काम है, जो आम आदमी है उसका काम है। ब्लैक मनी रुकना काम है गवर्नमेंट का, और गवर्नमेंट रुकेंगे ऐसे ही जो आम आदमी के ऊपर कोई आंच ना आए। लेकिन यहां पर क्या हुआ, ब्लैक मनी रुकने का नाम से पूरा देश को लाइन पे खड़ा कर दिया। आदमी मर रहा है वहां पर गौरव। ये ब्लैक मनी, अब ब्लैक मनी कीजिए ना, कोई भी एक भी पार्टी अभी तक नहीं बोला जो ब्लैक मनी रहना चाहिए मार्केट में। नरेंद्र मोदी जी क्या बोला था? नहीं, लेकिन कह तो रहे यही, पीएम तो यही कह रहे हैं कि जो जिनके पास काला धन है वही विरोध कर रहे हैं इसका। मैं बोल रहा हूं गौरव जी, जब चिट फंड मनी से शारदा स्कैम में लोग सुसाइड कर रहे थे तो सोमनाथ जी ने बोला था 90% ब्लैक मनी बाहर चला गया। 6% में लोगों का पैसा लेके हड़प गए थे और लोग सुसाइड कर रहे थे। ये 6% जो लोग लाइन पे खड़ा है उन लोग का पास है। मोदी जी तो सोमनाथ सिंह आप बड़ी अच्छी बात कर रहे हैं और बड़ी ह्यूमन टच की बातें कर रहे हैं। सोमनाथ सिंह, एक बार बताइए, जब देश को आगे बढ़ाना है तो उसमें एक नागरिक का और आम आदमी का भी वहां पर कोई भागीदारी होगी कि नहीं होगी? हम बड़े आराम से अपने एसी के कमरों में, हम बड़े आराम से अपने एसी के कमरों में बैठ कर, हम बड़े आराम से अपने एसी के कमरों में बैठ कर आगे बढ़ने का ये चाहते हैं। हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं। बीजेपी इस देश को नहीं बढ़ा रही है। बीजेपी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं आपकी बात कर रहा हूं। आपकी सरकार होती तो भी मैं आपके साथ काम नहीं कर रहा है, या तो जी न्यूज कर रहा है या बीजेपी कर रही है। आप अपनी रटी रटाई लाइन पे मत आइए आलोक शर्मा। आप अगर कोई सरकार के काम की तारीफ कर दे तो वो सरकार का भक्त नहीं हो गया। अगर आपकी मैं बोल रहा हूं आपकी सरकार होती तो भी मैं इस बात पे आपका कि सारा धन गवर्नमेंट में जेब में उठाया गया वो सही है। आप अपनी ऐसी कमरे में बैठे और सोचे कि काला धन देश से खत्म हो जाए, ऐसा कैसे हो सकता है सर? वालों को अंदर किया, जरा एक नाम बता दीजिए। तो वो उस पे सवाल पूछिए ना। आप तो सीधे डिमोनेटाइजेशन पर आ गए कि डिमोनेटाइजेशन गलत है।
गौरव आंसर ले लीजिए मेरा। हाँ बोलिए, सोमनाथ सिंह राय बोलिए। मोदी जी ने बोला चोरी के खिलाफ एक्शन लेने में बड़ा टाइम लगता है। डिमोनेटाइजेशन में तमाम बीजेपी के जो नेता हैं उनके मेरे पास तमाम कागज हैं कि उन्होंने। अच्छा आराम से सोमनाथ सिंह की बात पूरी हो जाए। सोमनाथ सिंह अपनी बात पूरी कीजिए। सोमनाथ सिंह अपनी बात जल्दी पूरी कीजिए। बोल रहा हूं ना, मोदी जी ने बोला एक एक आदमी सैनिक जैसा काम कर रहा है, जो इंडियन पॉपुलेशन जो आम आदमी, तो जो लोग मर गया है उन लोग को तो शहीद बोलो, उन लोग को शहीद बोलो, देश के लिए वो लोग जान दिया 80 आदमी। तो तुम एक बात तो बोलो सर, लेकिन कोई आधिकारिक आंकड़ा भी तो आए। बिल्कुल ये तो बिल्कुल गलत है। एक आदमी की भी मौत अगर इस वजह से हो, ये तो निंदा करनी चाहिए। बिल्कुल गलत है सर, मैं आपकी बात कह रहा हूँ। अगर एक शख्स की भी मौत नहीं है तो वो निंदा करने लायक है और सरकार को इसका जवाब देना चाहिए। सोमनाथ सिंह, मैं बोल रहा हूँ ना, सोमनाथ सिंह मैं आपकी बात हूँ, सुदेश वर्मा जवाब दीजिएगा इसका कि अगर एक शख्स भी इसकी वजह से जिसकी मौत हुई है तो वो निंदा करने लायक है। लेकिन कोई आधिकारिक आंकड़ा भी आना चाहिए इसका। राजीव रंजन के पास जाऊंगा। राजीव रंजन, हालांकि जेडीयू तो इस वक्त 70 से ऊपर हो चुकी है मैम, तो उसका कोई आधिकारिक आंकड़ा ना आए तो कैसे हम कहें कि डीमोनेटाइजेशन की वजह से ही हुआ है? अगर एक की भी हुई है, जी आप माने तो मैं मानने को बिल्कुल तैयार नहीं हूं, क्योंकि कोई आधिकारिक आंकड़ा नहीं है। एक मैं तो कह रहा हूं, एक शख्स को भी अगर एक शख्स की भी तो गलत देने पड़ेंगे गौरव जी। लेकिन राजीव रंजन मैं आपके पास आऊंगा, आगे बढ़ते। राजीव रंजन मत मानिए। देखिए, सबसे पहली बात है गौरव जी, हाँ, डीमोनेटाइजेशन एक बड़ा फैसला हमारी पार्टी मानती है, एक साहसिक कदम मानती है, लेकिन इसके क्रियान्वयन के तौर तरीके इतने कमजोर थे, इतने दूरदर्शिता के साथ इस फैसले को जमीन पर उतारने की कोशिश की गई, जिसका दुष्परिणाम आज देश भुगत रहा है। लोगों की कतारों में मौत हुई है, लड़कियों की शादी फंस गई है, और जिस तरह से व्यवसायी, किसान और मजदूर आज अपने भविष्य को लेकर के चिंतित हैं, अर्थव्यवस्था को लेकर के अर्थशास्त्रियों का मानना है कि लंबी मंदी के दौर से देश को गुजरना पड़ सकता है। तो मुझे लगता है, अगर ऑन रिकॉर्ड आप कहते हैं कि 6% ब्लैक मनी के लिए आपने ये फैसला लिया। राजीव रंजन, मैं चाहता नहीं था आपको बीच में टोकूं। सर्जिकल स्ट्राइक, जीएसटी, आप बहुत देर से मेरे साथ जुड़े हैं सवालों पर केंद्र। राजीव रंजन, मैं चाहता नहीं था कि मैं आपको बीच में टोकूं, आप बहुत देर से मेरे साथ जुड़े हैं, लेकिन मैं एक बात मैं कहना चाहूंगा, मैं चूंकि बात में जुड़ा हूं गौरव जी, एक बड़ा सवाल है जो ये कहीं ना कहीं इनके दावों की हवा निकल जाती है कि काला धन को लेकर के ये बड़ी बड़ी बातें जो कह रहे हैं। बिहार में 25 जिलों में जो पार्टी कार्यालय के लिए जमीनें खरीदी गई हैं, और इस तरह की जमीनें पूरे देश में खरीदी गई। इन 2 महीनों में जो पैसे खर्च किए गए हैं बिहार में 25 जिलों का मतलब है, उसमें दिलीप जायसवाल, संजीव चौरसिया, ये पार्टी के एमएलएज और एमएलसीज हैं, इनके नाम पर ये जमीनें खरीदी गई हैं। और वहां जो पता लिखा गया है वो 11 अशोका रोड का है। आज हम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया है, और ये सारे वो जमीन के कागजात हैं। तो ये 2 महीने में कालाधन की जानकारी अगर भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को थी कि कालाधन के सवाल पर विमुद्रीकरण का फैसला केंद्र सरकार लेगी, इसकी आशंका हम लोगों को है। और इसका नतीजा ये सवाल है आपका, अगर ऐसा कुछ हुआ है तो जवाब देंगे सुदेश वर्मा। सुदेश वर्मा, अगर 11 अशोका रोड के नाम से जमीनें खरीदी गई हैं तो क्या कुछ लीक हुआ था? इसका जवाब आप दीजिए। ठीक है, मैं आता हूं, लेकिन एक दूसरा सवाल आपके पास। मैं सुदेश वर्मा आ रहा हूं, सुदेश वर्मा मैं आ रहा हूं, पार्टी को सफाई देनी नहीं, सुदेश वर्मा मैं आ रहा हूं। लेकिन आपने एक बात बहुत बड़ी अच्छी बात कही राजीव रंजन की, विमुद्रीकरण यानी डीमोनेटाइजेशन के आप नोटबंदी के साथ हैं, और आपकी पार्टी के नेता नीतीश कुमार ने शायद सबसे पहले इसका साथ दिया था। लेकिन आपने कहा कि तमाम इकोनॉमिस्ट कह रहे हैं कि लॉन्ग टर्म में देश को इसका नुकसान होगा। आज ही फिच की रिपोर्ट आई है जो कह रही है, वर्ल्ड की जानी मानी रेटिंग एजेंसी है, और वो कह रही है कि लॉन्ग टर्म में चाइना से ज्यादा अच्छी ग्रोथ इंडिया की होगी। आईएमएफ की चीफ कहते हैं कि मैं सल्यूट करता हूं कि भारतीय प्राइम मिनिस्टर ने इतना बोल्ड स्टेप कैसे ले लिया। माइक्रोसॉफ्ट के चीफ, तमाम ग्लोबल एजेंसीज के लोग कह रहे हैं कि आखिर इतना बोल्ड स्टेप, यानी तारीफ कर रहे हैं। और लॉन्ग, मेरे साथ एक एक्सपर्ट भी है, मेरे साथ एक एक्सपर्ट भी, मैं उनसे भी ले लूंगा। प्रिंसिपल ये स्टैंड सही नहीं होता तो हमारी पार्टी इसके समर्थन में नहीं आती। हाँ, हमारा ये कहना है कि इसके एग्जीक्यूशन के लिए जो तरीके अपनाए गए हैं, उन तरीकों से कहीं ना कहीं अपरिपक्वता दिख रही है। और ये दिख रहा है कि हाथी के दांत दिखाने के कुछ और हैं, खाने के कुछ और हैं। और वो ये जो मैंने बात बताई, इससे ये साबित होता है कि काला धन को लेकर के बहुत ही सेलेक्टिव तरीके से चीजें तय की गई हैं। और इसलिए ये आशंकाएं हैं कि चाहे वो 2 ऑर्गेनाइजेशंस इस फैसले को लेकर के रिसेशन की आशंका से इनकार कर रहे हो, लेकिन दुनिया के कई अर्थशास्त्रियों की नजर में इस फैसले के दुष्परिणाम भी हो सकते हैं। हमारा ये मानना है कि निश्चित तौर पर आज भी क्रियान्वयन को लेकर के, चाहे वो एटीएम्स
को लेकर के इस देश में 4.5 लाख ATMs की जरूरत थी। सर, क्रियान्वयन को लेकर सरकार से बहुत सवाल पूछा गया और मैं भी आपकी इस बात का समर्थन करता हूं कि थोड़ी बहुत दिक्कतें लोगों को आई हैं, या हो सकता है आप कहेंगे थोड़ी बहुत दिक्कतें आई हैं, रहने देते और मैं मानता हूं, लेकिन राजू रंजन मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। इतनी कठिनाइयां नहीं, राजू रंजन, मुझे अभी मेरे सोर्सेज से ये पता चल रहा है। राजू रंजन मुझे ये बताइए, बिहार में आपने बड़ा आरोप लगाया बीजेपी पर और सुदेश वर्मा वो जवाब देंगे कि उन्होंने बिहार के बीजेपी के नेताओं ने बड़े स्तर पर जमीन की खरीदारी की, लेकिन एक बात बताइए, क्या बिहार में जमीन की खरीद फरोख्त अभी फिलहाल एकदम थम गई है, एकदम रुक गई है? बहुत असर पड़ा है उस पर? देखिए, जमीन केवल नहीं रुक गई है, बहुत सारी चीजों का नुकसान है। मेरा सवाल तो दूसरा है। नहीं बताइए, पहले ये बताइए सर सुनिए, कतारों में खड़े हैं सर, पहले ये बताइए, इतनी बड़ी राशि का भुगतान इन जमीनों के लिए अगर किया गया होगा तो क्या वो पुराने करेंसी में हुआ है या नई करेंसी में? अगर हुआ है तो नई करेंसी से कि उसका कैश पार्ट जो है वो एक MLA ने एक्सेप्ट किया है कि इस खरीद में कैश का इस्तेमाल भी हुआ है। अगर कैश का इस्तेमाल हुआ है तो किस करेंसी का हुआ है? पुरानी करेंसी इलीगल है और नई करेंसी है तो इतनी मतलब आप ये कह रहे हैं कि बीजेपी ये जानती थी? राजू रंजन आप बड़ा आरोप लगा रहे हैं, आप बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं। आप कह रहे हैं कि बीजेपी ये जानती थी कि नई करेंसी आने वाली है, पुरानी करेंसी बंद होने वाली है, इसलिए उन्होंने अपनी पुरानी करेंसी को जमीन खरीद में खपा दिया। आप ये कह रहे हैं मतलब बीजेपी के पास ब्लैक मनी थी, आप ये कह रहे हैं? इशारा करता है। आप ये कह रहे हैं बीजेपी के पास ब्लैक मनी थी और उन्होंने रियल एस्टेट में अपना पैसा लगा दिया? अब मैंने कुछ नहीं कहा है, आप बोल रहे हैं कि इस पर पाक साहब खुद को आप कह रहे हैं हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और दिखाया, आप कह रहे हैं हमने आज पर्चा दिखाया जिसमें 11 अशोका राउत के नाम से जमीन खरीदी गई। जी बिल्कुल, तो इसका मतलब तो यही हुआ। सुदेश वर्मा जवाब दीजिए, बहुत बड़ा आरोप है। ऑन रिकॉर्ड मैंने कहा डॉक्टर संजीव चौरसिया इनके MLA हैं, हाँ। इनके MLC हैं डॉक्टर दिलीप जायसवाल, इनके एक MLC सुदेश वर्मा जल्दी जवाब दीजिए, फिर मुझे एक एक्सपर्ट भी लेना है। लाल बाबू प्रसाद, इन सबके नाम पर ये जमीनें खरीदी गई हैं। देखिए, इतना बड़ा गौरव जी, इतना बड़ा चार्ज लगा दीजिए, थोड़ा जवाब को तफसील से सुन लीजिए। हम बहुत कॉन्फिडेंट हैं अपने ट्रांसपेरेंट फंडिंग के बारे में और अपने चंदा के बारे में। हम बहुत दावे के साथ बोल सकते हैं, क्योंकि देखिए अभी कुछ दिन पहले इन्होंने क्या बोला था? इन्होंने बोला था कि हमारे वेस्ट बंगाल यूनिट ने कुछ कैश जमा किया है 2 दिन पहले। 8 तारीख को डिनोटिफिकेशन हुआ, उसके 2 दिन पहले जमा किया। हमने बोला कि वहाँ चुनाव थे, डोनेशन से जो पैसा आया, अरे सुन लीजिए ना, सुन लीजिए, अरे सुन तो लीजिए, अरे सुन लीजिए, घंटों पहले अरे सुनिए तो सही यार, क्या, अरे सुन तो लीजिए, सुन लीजिए, आपको पता है सुन रहा हूं, बोलिए ना, लेकिन झूठ मत बोलिए। उसके बाद हमने बताया कि वो चंदा, अरे झूठ क्यों बोलेंगे भाई आप? क्यों इस तरह की बात करते हैं? आपके नंबर से तो नहीं है। अच्छा, सोमनाथ सिंह का समय नहीं है, जवाब दे जल्दी। सोमनाथ सिंह का समय नहीं है, सोमनाथ सिंह का समय नहीं है, इंफॉर्मेशन है, गलत समय नहीं है। सोमनाथ सिंह, अरे सोमनाथ जी सुन लीजिए, हाँ जल्दी। आप बोलते हैं कि आपको मौका नहीं मिलता है बोलने के लिए, टोका टोकी करके हम भी आपका रोक सकते हैं। सुन लीजिए मेरी बात। तो उसके बाद हमने बताया कि डोनेशन आए थे, जमा हुआ। आज भी गौरव जी, आज भी चाहे कोई भी पार्टी हो, कितने भी करोड़ रुपया जमा कर सकती है, अगर उसके पास अकाउंट सही है तो। कोई कैश के खिलाफ नहीं, आप जमा करिए, कोई नहीं रोकेगा, सिर्फ पूछेगा पैसा कहां से लाए, कहां से लाए। अगर कैमरे को अगर कर सकते सुनिए तो सही। अरे भाई साहब सुन तो लीजिए, बोलिए ना, जल्दी में जवाब दूंगा। एक एक करके सोमनाथ सिंह रुकिए, आपको मौका दिया मैंने, किसी की बात समझ में नहीं आएगी। राजीव जी रुकिए, किसी की बात समझ में नहीं आएगी, आ रहा हूं आपके पास। गौरव जी, किसी भी डिनोमिनेशन में बीजेपी ने जमा किया हो, ये इंक्वायरी का मुद्दा होगा और बीजेपी को बताना पड़ेगा ये पैसा कहां से आया। आज कांग्रेस जमा कर दे, उससे भी यही पूछा जाएगा। लेकिन काला धन जब होगा, काला धन नहीं कर सकते जमा, काला धन जो अकाउंटेबल नहीं है उसको नहीं कर सकते आप। दोनों में डिफरेंस है। सोमनाथ जी को पता नहीं, इनको लगता है मोदी का मोदी जी के नाम से ही परेशान है। इनको तो डिबेट से अलग रखिए। ठीक है, एक मिनट सोमनाथ सिंह, एक मिनट मैं एक्सपर्ट भी लेता हूं यहाँ पर। एक मिनट मेरे साथ यहाँ पर, मेरे साथ एक जाने माने टैक्स एक्सपर्ट है, बैंकिंग को भी अच्छे तरीके से समझते हैं। एक मिनट रुकिए, किशन मल्होत्रा,
ये बहुत कहा जा रहा है कि बीजेपी के लोगों को पता था या किसी को पता था और उन्होंने अपने पहले 500 और 1000 के नोटों को इस तरह खपा लिया, कहीं वेस्ट बंगाल की यूनिट में जमा कराए पैसे या कहीं बिहार में खरीदा। क्या इसको किसी इंक्वायरी से पता किया जा सकता है अगर ऐसा है तो? देखिए, इंक्वायरी तो अगर कोई भी इरेगुलरिटी हो, मैं किसी स्पेसिफिक चीज पे कमेंट नहीं करूंगा, लेकिन अगर कोई भी इरेगुलरिटी है, इंक्वायरी उसके ऊपर हो सकती है और उसमें पूरी इन्वेस्टिगेशन करके उस चीज को मालूम किया जा सकता है। ठीक है, तो चलिए इसको मालूम किया जा सकता है। और जैसे कि आप बात कर रहे हैं सुदेश वर्मा, उम्मीद करेंगे कि आप अपने विपक्षी साथियों को, अपने कलीग्स को इसकी क्लैरिटी दें कि आपने कोई इंक्वायरी कराई है और उसमें क्या हुआ है। लेकिन मैं एक छोटा सा व्यू और ले लूं, आपके पास आता हूं, अभी भी जमा कर सकते हैं ये। एक मिनट अभी भी जमा करेंगे। एक जो आपने जवाब नहीं दिया, मैं उसका सवाल ले लूं। एक मिनट सुदेश वर्मा, जमा करने का सुदेश वर्मा जी सवाल नहीं है। आपने जमीन मालिकों को जो भुगतान किया है उसमें नकदी का इस्तेमाल हुआ है। हमारा ये सही है क्या ये देना चाहिए लोगों को? और आपको जानकारी थी, ये सारे 2 महीने। रंजन जी, आपके जो एलिगेशन अभी आए हैं, आपके जो एलिगेशन सुदेश वर्मा, आपने जिस सवाल को टाल दिया, मैं उस सवाल को पूछ रहा हूं क्योंकि बहुत जरूरी है सवाल। सुदेश वर्मा सुन लीजिए, 60+ पेनल्टी पहला ऑप्शन और 50% प्लस 4 साल का लॉकिंग, 2 विंडो दी जा सकती है। टैक्स जिन्होंने अनडिस्क्लोज्ड, जिनके पास इनकम है, क्या ये दी जानी चाहिए और क्या ये सही है? देखिए, ऐसी अभी कोई ऐसा न्यूज नहीं है, कोई सोर्सेस कह रहे हैं कि मंडे ट्यूसडे को ऐसा बिल आ सकता है। अगर कोई भी ऐसा बिल आएगा, उसमें ये 2 ऑप्शन हो सकती हैं, कुछ और ऑप्शन हो सकती हैं। क्या ऑप्शन होंगी वो मुझे मालूम नहीं है, लेकिन सर्टनली मनी बिल होने की वजह से ये कोई भी अगर गवर्नमेंट अमेंडमेंट करना चाहे और क्लैरिटी लेकर आएगी तो उसमें राज्यसभा से सिर्फ रिकमेंडेशन आती है और लोकसभा में वो ऑलरेडी पास हो सकता है और उस केस में अकॉर्डिंगली इनकम टैक्स एक्ट में अमेंडमेंट की जा सकती है। क्योंकि पहले ये व्यू था कि शायद 200% पेनल्टी लगेगी, जब लॉ को देखा गया तो उसमें इतना क्लैरिटी नहीं है, क्योंकि एक है अंडर रिपोर्टिंग होती है और एक मिस रिपोर्टिंग होती है, जिसमें 50% या 200% है। उसमें एक मामला लिटिगेटिव हो सकता है। तो अगर गवर्नमेंट चाहती है कि सर्टेनिटी लाना किसी स्कीम के अंदर कि भी अगर लोगों को क्लियर व्यू दिया जाए कि भी अगर इस तरीके की आपकी मनी, ब्लैक मनी अगर आप वाइट करना चाहते हैं, अगर कोई भी प्रावधान लाना चाहे वो ला सकती है, उसमें लोगों को सर्टेनिटी आ सकती है। नहीं तो डीमोनेटाइजेशन के बाद क्या इस स्कीम का कोई फायदा होगा लोगों को, या उनको फायदा होगा जिनके पास ब्लैक मनी है? देखिए, अगर कोई इस तरह की स्कीम आएगी कि इसको रेगुलराइज किया जा सकता है, और सर्टनली क्योंकि गवर्नमेंट की पहले आईडीएस की स्कीम थी जिसमें 45 था, तो सर्टनली जो रेट होगा वो 45 से ज्यादा होगा। उससे ज्यादा अगर रेट में लोग इधर उधर जो गलत तरीके से या जो मनी वेस्ट जाएगी, अगर वो इस तरीके से डिक्लेयर करते हैं तो वो पैसा बैंकिंग चैनल में भी आएगा, गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू भी कलेक्ट होगा और ठीक है। मैं एक विपक्ष की राय इसी सिस्टम पे इसी पे लेना चाहता हूं। राजीव रंजन, पहले आपकी राय, क्या आप इसका समर्थन करते हैं? अगर सरकार ऐसा कोई ऑप्शन लाती है तो क्या यह दिया जाना चाहिए? देखिए, हम लोग पूरी ईमानदारी के साथ काला धन के खिलाफ हैं। काला धन के जो भी स्रोत हैं, बेनामी संपत्ति एक बड़ा प्रहार करने का, विमुद्रीकरण को आम जनता के अनुकूल बनाने के लिए जो जल्द से जल्द जो सुधार किए जा सकते हैं वो इन्हें करने चाहिए। सैद्धांतिक तौर पर हमारी सहमति है कि इस देश में काला धन का नाश होना चाहिए। ठीक है, आम लोगों का जीवन ज्यादा आसान होगा। लेकिन जो अब तक इनके काम करने के तौर तरीके हैं, सरप्राइज एलिमेंट इनके काम करने के तौर तरीकों में एक खास कंपोनेंट है, उसकी तैयारियां मुकम्मल नहीं होती हैं और सजा देश को भुगतना पड़ता है। इसके लिए जरूर इनको आने वाले समय में अपने काम करने। ठीक है, आलोक शर्मा आप ही के पास आ रहा था। आलोक शर्मा, क्या कांग्रेस ऐसी किसी विंडो का समर्थन करती है? अगर दिया जाए तो कुछ और ये जरूर इनको देश के सामने साबित करना चाहिए कि इनके पास सारी जानकारियां कैसे हो जाती हैं। जो सवाल आप पूछ रहे हैं वो सवाल भविष्य के गर्भ में है। किस रूप में भारतीय जनता पार्टी कौन सा कानून लाती है? हमने तो जीएसटी को भी पास कराया, हमने तो इंश्योरेंस बिल को भी पास कराया, हमने एफडीआई बिल को भी पास कराया। जो चीज देश के हित में होगी कांग्रेस पार्टी साथ खड़ी होगी। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि जिस तरह से सत्ता चलाई जा रही है, तुगलकी फरमान जारी किए जा रहे हैं, इससे कहीं ना कहीं लोकतंत्र, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, कैबिनेट सिस्टम सब कुछ हिल गया है। जिस तरह के आज व्हाट्सएप पे आप मैसेज पढ़ें मोदी साहब के लिए, ये हमारे नहीं है, जनता की भावनाएं हैं। आप कह रहे हैं कि बैंक के पास पैसा जाएगा और बैंक जो है वो गरीबों का उद्धार करेगा, ये गलतफहमी है। बैंक एक व्यापारी है, वो अपने ट्रेजरी बॉन्ड्स भी इशू करता है, वो तमाम तरह के अपने जो
शेयर्स होते हैं वो भी लॉन्च करता है। क्या जो एमएनसी बैंक्स हैं वो गांव के अंदर जाकर इंश्योरेंस में पैसा लगाएंगे? टैक्स एक्सपर्ट साहब बैठे हुए हैं यहाँ पर, तो देश की जनता को गुमराह करना छोड़िए। तो क्या देश में प्राइवेट बैंक ही है क्या? उसमें हम हमेशा केंद्र के साथ खड़े। क्या स्टेट ओन बैंक्स नहीं है? नहीं, प्राइवेट नहीं है, गवर्नमेंट है। तो क्या गवर्नमेंट? अरे सर, क्या एसबीआई ने कभी आज तक कोई सड़क बनाई है क्या? नहीं, क्या मुझे बताइए, क्या एसबीआई ने? गौरव जी, क्या कोई बैंक जाकर काम करेगा क्या? अरे भाई, नेशनलाइजेशन का बैंक आज तक हुआ, उस समय भी बीजेपी ने विरोध किया था। आज बीजेपी अपने जनधन अकाउंट खुलवाकर अपनी पीठ थपथपाती है। नेशनलाइजेशन हुआ तो जनसंघ ने पूरा विरोध किया था। आप भी अपनी पीठ थपथपाइए ना कि आप करें तो वो ऐसा कर सके। मैं समझता हूं, नहीं, हम पूरी तरह से, अगर कोई भी काम ऐसा होता है, भ्रष्टाचार से कोई लड़ाई लड़ी जाती है, हम उसमें साथ खड़े हैं। लेकिन कहां है जन लोकपाल बिल? चलिए, कहां है सूचना के अधिकार आरटीआई? ये बहस लंबी चलेगी, कुछ नहीं है, ये बहस लंबी चलेगी और भाषणबाजी है। सवाल है जिनका जवाब आपको देना पड़ेगा। सुदेश वर्मा, मेरे पास समय खत्म हो चुका है, माफ कीजिएगा जूही जी, मैं आपके पास आना चाहता था लेकिन बिल्कुल समय बचा नहीं है। बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो नोटबंदी पर घेराबंदी पूरी विपक्षी पार्टियां एक साथ होकर सरकार की कर रही हैं और अब देखना है कि सरकार इस घेराबंदी से कैसे निकलती है। लेकिन इन सब के बीच जनता जनार्दन के हाथ में सब कुछ है। आपका निर्णय आखिरी निर्णय होगा और आप तय करिएगा जरूर कि आप क्या चाहते हैं, आप किसके पक्ष में हैं। फिलहाल बिग स्टोरी बिग डिबेट बस इतना ही।